नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। साथियों, गत सेशन में अपने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में जाना था। आज के इस सेशन में अपने राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में जानेंगे उन तमाम सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए माँ शारदे को वंदन करते हुए आज के सेशन का आगाज करते हैं अपने प्रथम बिंदु से। अपना प्रथम बिंदु क्या रहने वाला है? आइए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश किया गया है साथियों। जो यह वन नेशन वन इलेक्शन है, इस पर जो पहले कमेटी बनाई गई थी वो पूर्व राष्ट्रपति थे अपने कौन, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी की जो रिपोर्ट होती है वह रामनाथ कोविंद जी 14 मार्च 2024 को यह रिपोर्ट अपने जो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्हें यह सौंपते हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल है वो अपने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के लिए प्रावधान का यह विधेयक संविधान में 129वें संशोधन के तहत 17 दिसंबर 2024 को क्या रखा जाता है, लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया जाता है। और यह कौन सा संशोधन विधेयक होगा? तो 129वां संविधान संशोधन विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इसमें मुख्यतः क्या है कि लोकसभा और जो विधानसभा अपने एमपी और एमएलए के जो चुनाव अलग अलग होते हैं उन्हें एक साथ करवाने की कवायद को लेकर यह मुहिम स्टार्ट की गई है। और एक राष्ट्र एक चुनाव और उसी से जुड़ा दूसरा विधेयक 17 दिसंबर 2024 को संसद के निचले सदन में पेश किया गया। देश के कानून मंत्री कौन है? देश के कानून मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल द्वारा पेश किए गए इन विधेयकों पर सभापति ने सदन में वोटिंग करवाई, जिसमें से 269 वोट है वो क्या पड़ते हैं? पक्ष में पड़ते हैं, और 198 वोट हैं जो विरोध में इसके विपक्ष में पड़ते हैं। कितने साथियों? 269 वोट इसके पक्ष में और 198 वोट विपक्ष में पड़ते हैं। और इस बिल के लिए देश में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाई गई और फिर यह जो वोटिंग हुई उसके पश्चात यह विधेयक सूक्ष्म संसदीय समिति है उसके पास जांच के लिए भेज और दिया गया है। और जो ये जेपीसी है यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो किसे नियुक्त किए गए? पीपी चौधरी जी को इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और जो ये जेपीसी है इसमें लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य होंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये क्या करेंगे? इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल के क्या करेंगे? जांच करेंगे। और ये वर्तमान में इसे संयुक्त संसदीय समिति के लिए इस विधेयक को भेजा गया है। तो ये था साथियों अपने वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में जो पेश किया गया उसके बारे में जाना था। और इस पर जो कमेटी गठित की गई थी वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो पूर्व जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को यह कमेटी बनाएगी और जिसके बारे में मैं आपसे पहले रूबरू हो चुका हूं। आइए जानते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। भारत बना यूएन का नारकोटिक ड्रग आयोग का अध्यक्ष। और यह पहली बार हुआ है कि यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने अपने किसी निकाय का भारत को अध्यक्ष बनाया है। जो यूएन का भी नारकोटिक को लेकर एक सम्मेलन था उसमें जो अपने प्रतिभागी थे वो कौन थे? तो भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत शंभू एस कुमारन ने आधिकारिक तौर पर प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता 6 दिसंबर 2024 को ग्रहण की है। और जो कमीशन सीएनडी द्वारा कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स है उसके 68वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। तो अपने लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ निरोधक आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया है और यह पहली बार हुआ है। आइए जानते हैं सीएनडी के बारे में। सीएनडी क्या है? ये क्या करती है दोस्तों? सीएनडी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के कार्यात्मक आयोगों में से एक है और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय का एक निकाय है। जो यूएनओडीसी है उसका एक क्या है? निकाय है। इसका महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि जितने भी मादक पदार्थ नशीले पदार्थ होते हैं उनको लेकर नीति निर्माण करना, इसका कानून बनाना, उनको संचालन करने के लिए उनको
रोकने के लिए तमाम प्रकार की जो नीति का निर्माण किया जाता है वो इस सीएनडी के द्वारा किया जाता है। तो उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारत को बनाया गया है। बात करूं मैं इको डीओसी एसओडी की, तो इसका जो गठन किया गया था 1946 में किया गया था, और सीएनडी का जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया में है। कहां पर है? ऑस्ट्रिया में है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अपन ने जाना है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, और भारत बना यूएन नारकोटिक ड्रग आयोग का अध्यक्ष। ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। आइए, भारत जैन बहुत पॉपुलर हुआ, जिसकी जानकारी अपने को 23 सितंबर 2024 को मिलती है। क्या है भारत जैन? जिस प्रकार सभी साथियों आप जानते हैं, चैट जीपीटी हुआ, सैमसंग का जेमिनी हुआ, ओपन एआई का सुनो हुआ, उनमें क्या करते हैं, अपने कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं, टाइप किया, वो उसी प्रकार की इमेज बनाकर, साउंड बनाकर, वीडियो बनाकर अपने को दे देते हैं। तो भारत जैन भी ऐसा पहला, वर्ल्ड का पहला ऐसा एआई मॉडल है जिसे पूर्णतः गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया गया है, गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। और ये भारत के बड़े से बड़े लोग से लेकर जो खेत में किसान है, मजदूर है, वहां उसे भी अब फ्री में विदाउट कॉस्ट यह प्रोवाइड होगा। वो क्या कर सकता है, अपनी इस एआई मॉडल में अपनी लैंग्वेज में, चाहे वह गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, मारवाड़ी हो, वो टाइप करेगा और उसी ही भाषा में वह अपना रिजल्ट देगा। ये है भारत जैन मॉडल, एक बहुभाषी मॉडल है। और इसमें जो प्राथमिक डाटा संग्रह किया गया है, उसे जो नाम दिया गया है वो भारत डेटा सागर दिया गया है। क्या दिया गया है? भारत डेटा सागर दिया गया है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि आपसे, अपने से प्रश्न पूछा जाएगा भारत जैन क्या है, तो एक मल्टी मॉडल बहुभाषी भाषा मॉडल है, जिसे देश की भाषा, संस्कृति और सामाजिक आर्थिक विविधता के अनुरूप जनरेटिव एआई मॉडल विकसित कर रही है। कौन? भारत की गवर्नमेंट, भारत की गवर्नमेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका पूरा संचालन है, इसे पूरा तैयार किया जा रहा है, वो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है, और फिर इसे सभी संस्थाओं में इसे संचालित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने रखी केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी गई है। बहुत पॉपुलर रही थी, बहुत चर्चा में रही थी। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर भी प्रसिद्ध है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि खजुराहो के मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। वो काफी बार क्वेश्चन आता है, चाहे यूपीएससी क्या प्रीलिम्स में, मेंस में, और यहाँ तक कि स्टेट जो पीसीएस होते हैं उनमें भी अक्सर खजुराहो के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। और मैं खजुराहो की इसी सेशन में एक और डिस्कशन करूंगा, देखिए अपने लिए कितना महत्वपूर्ण वह टॉपिक बनता है। तो खजुराहो में 25 दिसंबर 2024 को इसकी आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का भी ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। अब फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट क्या होता है? अपने साथियों, छत पर सोलर प्लांट लगाने लगे तो उसे बोलते हैं रूफटॉप सोलर प्लांट। ठीक है, जमीन पर, धरातल पर अपने सोलर प्लांट लगाने गए, लगने, उसे अपने बोल रहे सोलर पार्क बनाने। अब जगह धरती पर भी कम पड़ गई, वो धरातल पर भी कम पड़ गई, छतें भी कम पड़ गई। तो अब नया दिमाग में, अब कहां पे लगाएं? तो पानी में। अब पानी के ऊपर क्या कर दिया जाता है, जब सोलर प्लेटें लगा दी जाती है, सोलर एक प्रकार प्रोजेक्ट सेटल कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। यानी पानी के ऊपर जो सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। तो वह फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? तो केन बेतवा नदी पर वह ओंकारेश्वर में बनाया गया है। यह मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा। कौन सा, कितना साथियों? पहला होगा। केन बेतवा नदी जोड़ो की मुख्य बिंदु क्या है? तो यह राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति की तहत पहली परियोजना है। ये अपने को ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क इसे कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में से पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के 10 जिलों को 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। और इस परियोजना से साथियों लाभान्वित होंगे वह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के हिस्से में बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी जिलों को लाभ होगा। और लगभग 44,605 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना में 2000 गांवों के 7.18 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। तो यह बहुत बड़ी परियोजना है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 25 दिसंबर 2024 को इसकी आधारशिला रखी गई है। आने वाले जो अपना
समय में यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। इस परियोजना के तहत पन्ना बाग अभ्यारण्य में केन नदी पर, कौन सी नदी पर, केन नदी पर 77 मीटर ऊंचा और 2.13 किलोमीटर लंबा धोधन बांध बनाया जाएगा। अब अपने से प्रश्न पूछा जाएगा कि धोधन बांध किस नदी पर है, तो धोधन बांध किस नदी पर है, तो केन नदी पर है। किस नदी पर है, केन नदी पर है। कहां पर है, तो पन्ना बाग अभ्यारण्य में है। कहां पर है, पन्ना बाग अभ्यारण्य में है। ये आपको याद रखना है। आइए रुक करते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर। अमेरिकी प्रशासन ने भारत से $1 अरब के रक्षा समझौते को दी मंजूरी। किसको साथियों, अमेरिकी प्रशासन ने भारत से $1 अरब के रक्षा सौदे को मंजूरी दी गई है। अब भारत क्या करेगा, $1 अरब का निवेश करेगा और काफी सारे जो रक्षा से संबंधित इक्विपमेंट है वो खरीद के लाएगा। क्या लाएगा, आइए जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने MS-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट और संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंजूरी देने का निर्णय किया। बाइडेन ने किया, आइए कुछ बेचते हैं, ऐसा बाइडेन ने मंजूरी की, दे दी। तो लगभग 1.17 अरब अमेरिकी डॉलर के इस रक्षा सौदे के संबंध में उक्त निर्णय की जानकारी बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी संसद को 2 दिसंबर 2024 को दी। अमेरिकी संसद को बाइडेन जी कहते हैं 2 दिसंबर को कि मैं 1.17 अरब के अमेरिकी डॉलर का रक्षा सौदे भारत के साथ करने जा रहा हूं। अमेरिकी प्रशासन द्वारा अधिसूचना के अनुसार भारत ने 30 मल्टी फंक्शनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जॉइंट टेक्निकल रेडियो सिस्टम खरीदने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, इसके बारे में आप जान सकते हैं कि मल्टी फंक्शनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जॉइंट टेक्निकल रेडियो सिस्टम क्या है। ये सारे रडार सिस्टम है, ठीक है, जो अपने को क्या कर सकते हैं, रक्षा कभी भी युद्ध की आशंका हो तो उसके बारे में, जो आजकल मिसाइलें हैं, एंटी गाइडेड मिसाइलें हैं, तो इनके बारे में अपने को जानकारी देती हैं। जो पनडुब्बी हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। ऐसे ये सभी उपकरण है। इस बिक्री में मुख्य रूप से अनुबंध लॉकहीड मार्टिन रोटरी और मिशन सिस्टम के साथ होगा। तो MS-60R हेलीकॉप्टर के बारे में अपने जान लेते हैं। सी हॉक के नाम से प्रसिद्ध MS-60R हेलीकॉप्टर 95% उड़ान तत्परता और उपलब्धता वाला सक्षम हेलीकॉप्टर है। ऐसी क्षमताएं किसी भी अन्य समुद्री हेलीकॉप्टर में नहीं है। MS-60R सी हॉक नौसेना को पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतही रोधी युद्ध में अभूतपूर्व क्षमता प्रदान करता है। मेन बात यह है कि बड़ा ताकतवर हेलीकॉप्टर है, बहुत सारी इसमें विशेषताएं हैं। तो इसके बारे में अपने जो प्रधानमंत्री जी ने रुख किया है खरीदने का, और अमेरिका के साथ कितने 1.17 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का प्रस्ताव रखा है। तो ये इसमें और कोई जानकारी नहीं। अब मैंने आपको बताया था कि खजुराहो के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एक बिंदु मैं आपके समक्ष लेके आऊंगा। तो वह ये था साथियों कि मध्य प्रदेश गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में शामिल हुआ है। ये क्या है, गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025? अमेरिकी समाचार पत्र है वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश को क्या है, 2025 के लिए जाने माने वैश्विक गंतव्यों में से एक रूप में मान्यता दी है कि गो टू ग्लोबल, अगर विश्व में कहीं जाइए तो डेस्टिनेशन कहाँ है, फॉर 2025। 2025 में अगर कहीं जाना है तो कहाँ जाइए, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़, खजुराहो, पन्ना गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 के रूप में से नामित किया गया है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये अगर किसी डेस्टिनेशन को, किसी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को देखना है तो आप कहां पे जाइएगा, ऐसा अमेरिकी समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने समाचार पत्र में इसे शामिल किया है। तो यह बड़ी अपने लिए खास बात है और बड़ा महत्वपूर्ण अपने लिए प्रश्न बनता है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। जैसे अपने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पढ़ा, एक और संविधान संशोधन लोकसभा में पारित हुआ, वो था आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित। आइए चर्चा करते हैं इस आपदा प्रबंधन विधेयक की। 2024 को लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करना है। पहले जो अधिनियम चल रहा था वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 चल रहा था, और वर्तमान में संशोधन जो विधेयक रखा गया है उसमें कुछ संशोधन किया गया है, और यह ध्वनिमत से कब पारित हुआ, 12 दिसंबर 2024 को पारित हो चुका है। इसके तहत
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है जो नेशनल लेवल पर अपना कार्य करेगा। स्टेट लेवल पर बात करें तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है, और जिले पर बात करें तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है। और इस विधेयक के जो प्रमुख बिंदु है वो अपने जान लेते हैं। इस विधेयक के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन और जिला आपदा प्रबंधन बनाया गया है। और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो क्या कर सकता है, अपनी नीति निर्माण कर सकता है आपदा योजनाओं बनाने के लिए, ठीक है। और स्टेट जो एसडीएम है वो क्या करता है, राज्य स्तर पर अपनी कोई भी आपदा से संबंधित किसी भी योजनाओं का बना सकता है, नीति निर्माण कर सकता है। आपदा प्रबंधन से झूठी अगर कोई जानकारी या अफवाह फैलाता है तो उसे 1 से 2 वर्ष तक की उसे जेल हो सकती है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाया जाएगा। राजधानी और बड़े शहरों में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। विधेयक में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना पर जोर दिया गया है। अधिनियम में आपदा स्थितियों के लिए विशेषज्ञ प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के लिए भी गठन का प्रावधान किया गया है। विधेयक राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का भी अधिकार देता है। इस प्रकार महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है जिसके बारे में अपन ने जाना। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया, वो क्या किया गया उनके बारे में अपन ने जाना है। तो आशा करता हूं कि सभी मेरे प्रिय साथी इसे आसानी से समझ पा रहे होंगे क्या है क्या नहीं। आइए क्रोनोलॉजी को और अपने सुगम बनाने के लिए आपके समक्ष में प्रस्तुत हूं। रातापानी टाइगर रिजर्व देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, और यह मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। कौन सा? रातापानी, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसको जो रातापानी अभ्यारण्य को जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो कब घोषित किया गया ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 दिसंबर 2024 को इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और मध्य प्रदेश का तो 8वां है और देश का 57वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। किसवां साथियों? मध्य प्रदेश का 8वां और देश का 57वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। और इसका जो एरिया है, कुल क्षेत्रफल है, वो 763.8 वर्ग किलोमीटर है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अपने को 4 चीजें ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वह मध्य प्रदेश में है। कब इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया? तो 2 दिसंबर 2024 को बनाया गया। मध्य प्रदेश का कितना है? तो 8वां है। और देश का कितना है? 57वां है। ये इतना आप ध्यान में रखिएगा, ये ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में मंदिर मस्जिद विवाद में सर्वे और फैसले पर रोक लगाई है। ठीक है साथियों, क्यों लगाई है रोक? आइए जानते हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालतों को किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र पहचान से जुड़े विवाद में कोई भी नया आदेश देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 11 दिसंबर 2024 को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान किया गया। अब ये क्या है, इसके बारे में अपन जानेंगे। ये पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 ये क्या है, आइए इसके बारे में भी अपन जानेंगे। तो ये साथियों प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसमें क्या है कि 15 अगस्त 1947 के आधार पर ये धार्मिक स्थलों की स्थिति को जैसा है उसमें बदलाव करने पर रोक लगाता है कि जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे, उसमें अपने किसी से बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक अपवाद रखा गया था, वो अयोध्या विवाद को, कि अयोध्या विवाद है वो इससे बाहर है। ठीक है, तो ये था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के आधार पर ही यह क्या करता है, संरक्षित करता है। ठीक है, जैसे तब थे वैसे ही रहेंगे और किसी तरीके से बदलाव नहीं किया जा सकता। और इसमें जो बाहर रखा गया अयोध्या मामला रखा गया था, जो बाबरी मस्जिद विवाद था, राम मंदिर, और इसे ये जो इसका फैसला था ये आ गया। अब तो रामलला की मूर्ति भी स्थापित किए हुए 1 साल पूर्ण हो चुका है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पंबन ब्रिज तैयार। पंबन ब्रिज है वो कहां पर बनाया गया है? तो यह पंबन द्वीप और रामेश्वरम के मध्य बनाया गया है। ठीक है, इसे आप गूगल पर देख सकते हैं। जो अपना राम सेतु था, राम सेतु के बिल्कुल समानांतर इसे बनाया गया है और इसमें लिफ्ट लगाई गई है। बीच में से 2 बड़े बड़े चैनल हैं यू आकार के, तो उनके सारे लिफ्ट है। अगर किसी बड़ी नौका को जाना है तो उस लिफ्ट को उठा दिया जाता है, वहां से नौकाएं इधर से उधर जा सकती है।
तो ये पंबन ब्रिज है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसकी जो आधारशिला थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नवंबर 2019 में रखी जाती है और इसका निर्माण फरवरी 2020 से शुरू होता है और इस में जो कुल लागत आती है वो 535 करोड़ की लागत आती है और इसका जो ब्रिज का निर्माण किया गया है वो रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो ये था अपना पंबन ब्रिज, इसके बारे में पढ़ा। ये पंबन ब्रिज है वो 2 किलोमीटर लंबा है औसतन लगभग, और इसमें 9.2 मीटर के शो स्पेन और 63 मीटर का एक अनोखा नेविगेशनल स्पेन है। और इसमें जो ट्रेनें हैं वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी। ये पुराना पंबन पुल 24 फरवरी 1914 को शुरू किया गया था। 1964 में आए समुद्री तूफान में पुराना पंबन ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया। वर्तमान में इस पर ट्रेन मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाती थी और अभी यह क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेगी। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, इसकी जो स्थापना है अभी हाल ही में कब की गई है? तो 22 दिसंबर 2024 को की गई। किसके द्वारा की गई? तो आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गृह एवं सहकारिता मंत्री अपने अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा की गई क्या गई है? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। कहां पर? तो अगरतला में की गई है। बस ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या होगा? जो अपने उत्तरी पूर्वी राज्य है और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है उनके कर्मियों को क्या देना है? ट्रेनिंग देना है। ये उनका प्रमुख कार्य रहने वाला है। तो अपने से प्रश्न पूछा जाएगा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो अगरतला में की गई है। इसके बाद अपने पढ़ते हैं मसाली के बारे में। मसाली क्या है? मसाली गुजरात के बनासकांठा जिले में देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बनाया गया है। कितना साथियों? तो देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव मसाली बन चुका है। इस गांव में यह पाकिस्तान की सीमा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और जो प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त योजना थी उनमें से 119 घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं और पूर्णतः देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन चुका है। अब बात करूं मैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, तो यह 15 फरवरी 2024 को प्रारंभ होती है। इसके बारे में आप जरूर याद रखिएगा, 15 फरवरी 2024 को कौन सी योजना शुरू? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू हुई और यह विश्व की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर पहल है। ठीक है, इनका लक्ष्य है कि 2027 तक 1 करोड़ घरों तक सौर ऊर्जा प्रदान करना है। अब बात करूं मैं एआई इंक्यूबेशन सेंटर की, आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन सेंटर, तो यह कहां स्थापित किया गया है? तो यह साथियों बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। कब? तो 18 दिसंबर 2024 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने भारतीय सेना के एआई इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य है कि सेना में एआई तैयार बल को निर्माण करना, आधुनिक सुरक्षाओं से चुनौतियों को निपटना, ये सभी एआई इस इंक्यूबेशन सेंटर का कार्य होगा। इसकी स्थापना है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के सहयोग से की जा रही है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है 3 चीजें। एआई इंक्यूबेशन सेंटर है वो कहां पे स्थापित किया गया है? बेंगलुरु में 18 दिसंबर 2024 को, और इसकी स्थापना किसके सहयोग से? तो बेल के सहयोग से इसकी स्थापना की जा रही है। एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट क्या है? एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट, आइए चर्चा करते हैं। पहले जानते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा। वाडा की जो स्थापना है साथियों वो 10 नवंबर 1999 को की गई। अब वाडा क्या है? ये अपने जो भी एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो कोई भी मादक पदार्थ का सेवन करके मान लो खेलने चले जाते हैं तो उनकी एनर्जी क्षमता बूस्टर ज्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से मादक पदार्थों से पहले जांच की जाती है भी इन्होंने किसी प्रकार का सेवन कर रखा है या नहीं कर रखा। तो इस प्रकार के जो सारी नीतियों का निर्माण किया जाता है वो वाडा के द्वारा किया जाता है। ये इंटरनेशनल संस्था है। तो इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको बताना है कहां पर है। क्यूबेक में है, कनाडा में है, मॉन्ट्रियल में है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। तो वाडा है, वाडा की एक इकाई है क्या? एबीपी, एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट का प्रबंधन करने की स्वीकृति भारत को मिल चुकी है। अब भारत अब दुनिया में 17वां एपीयू समूह का हिस्सा होगा और भारत का एपीएमयू देश के साथ साथ पड़ोसी देशों के एंटी डोपिंग संगठनों में भी सेवा करेगा। एबीपी के बारे में जानते हैं। एबीपी क्या है?
एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट एक उन्नत एंटी डोपिंग उपकरण है जो समय के साथ एथलीट के जैविक मार्करों की निगरानी करता है। तो जैसा कि मैंने को बताया कि ये कोई भी अपन को मादक पदार्थ सेवन कर लेते हैं, कोई नशीली दवाओं को सेवन करते हैं, फिर एनर्जी बूस्टर बढ़ाने के लिए कुछ ले लेते हैं और फिर अपने कोई गेम खेलने जाते हैं, तो उनसे ये क्या करता है, पहले जांच वगैरह करता है, तो सारी नीतियां वगैरह बनाता है। तो कौन बनाता है, तो एवीपी बनाता है। और ये किसके द्वारा सब कुछ संचालित किया जाता है, तो वर्ल्ड लेवल पे वाडा के द्वारा ये संचालित किया जाता है। तो ये था साथियों आज का अपना सेशन, उन सभी तमाम बिंदुओं को जाना जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। आइए बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम में कि कैसा लगा आज का सेशन। इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।